स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम भारत की समुद्री तटरेखा और उसके जो कुछ बड़े बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह बात करते हैं। देखिए, भारत की ये समुद्री तटरेखा है 61 किलोमीटर है तथा अंडमान द्वीप समूह है जो तटरेखा है वो हमारी 7516.6 7516.6 किलोमीटर है। और इस तटरेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और एक इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अर्थात 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और 200 छोटे बंदरगाह। अधिकांश व्यापार है हमारा समुद्री रेखा से ही होते हैं, अर्थात समुद्री परिवहन से होता है। दूसरी जगह हम जल परिवहन के द्वारा होता है, जो कि इन बंदरगाहों के द्वारा ही अधिकांश संपन्न होता है। कुल व्यापार का 95% है हमारे इन 13 बंदरगाहों से होता है। दूसरी एक एक पर हम बात करते हैं प्रमुख बंदरगाहों के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कांडला। देखिए, जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो कराची बंदरगाह के पाकिस्तान जाने के बाद मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का विकास किया गया, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसका जो पृष्ठ प्रदेश है, हिंटरलैंड है, वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य हैं वो आपके आते हैं। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह। उसके बाद हम दूसरे बात करते हैं मुंबई। मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जिसमें पहले प्रमुख रूप से है गुजरात, महाराष्ट्र राज्य, उसके बाद में है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इनका पृष्ठ प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। अगले की बात करते हैं मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए यहां पर एक बंदरगाह है नाहवा शोवा, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। जो कि आधुनिक बंदरगाह है, जो कि कहां पर है? आपका महाराष्ट्र राज्य में है। और आपका मुंबई पर जो बर्डन को कम करने के लिए इसका विकास किया गया है। एक चीज और बताएं आपको कि जो कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह का है वो नाम है आपका चेंज किया गया। उसका नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। अगले बंदरगाह की बात करते हैं, वो है गोवा में, और गोवा में है मार्मागांव। गोवा में है। ये आपका लुएस का निर्यात है करता है। नेक्स्ट है आपका मंगलोर या न्यू मंगलोर, जो कहाँ है? आपका कर्नाटक। ये भी लुहेस का प्रमुख निर्यातक है, न्यू मंगलोर। अगले बंदरगाह की बात करते हैं तो कोचीन। कोचीन बंदरगाह जो कहाँ है? आपका केरल में है।
जो एक नौसैनिक बंदरगाह के रूप में अर्थात भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए इसका विकास किया गया है। इस तरह से देखते हैं तो भारत के पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट पर है 6 मेजर बंदरगाह हैं। अब उसके बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। सातवां है तूतीकोरिन। यहां पर आपका चेन्नई बंदरगाह पर बर्डन को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। और इसका पृष्ठ प्रदेश के रूप में है भारत है ही, अर्थात तमिलनाडु राज्य है, श्रीलंका है आपका हम बात करते हैं तो आपका दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक राज्य है, जहां से आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद है चेन्नई एक आपका प्रमुख भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पतन है। कृत्रिम पतन है जो कि कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में है। अब इस पर भार कम करने के लिए एक बंदरगाह विकसित किया गया एन्नौर, और वो भी कहां है, तमिलनाडु राज्य में, जो कि चेन्नई से 25 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है। उसके बाद भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश के रूप में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आपका पूर्वी कर्नाटक है और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र राज्य है, वो आपके आते हैं। उसके बाद हम अगला चलते हैं पारादीप। पारादीप किस राज्य में है, उड़ीसा में है। एक आपका प्रमुख बंदरगाह है जहां से लुफेस का आयात निर्यात, पहले तो इसको आपका जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात के लिए इसको विकसित किया गया, लेकिन वर्तमान में है यहाँ पर रिफाइनरी भी है और आपका लौह अयस्क का कारखाना भी है, स्थापित किया जा रहा है। तो ये एक आपका प्रमुख बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश के रूप में है उड़ीसा राज्य। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आपका देखेंगे तो झारखंड है, बिहार राज्य है जिनको ये सेवा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है कोलकाता। यह एक नदी है, बंदरगाह है, अर्थात समुद्र में नहीं है, समुद्र से 150 किलोमीटर दूर हुगली नदी के तट पर स्थित है, जहां पर बड़े जलयान हैं आपके आ नहीं सकते हैं। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता। उसके बाद एक बंदरगाह और है पोर्ट ब्लेयर। अर्थात 6 वेस्टर्न कोस्ट पर है, 6 आपके ईस्टर्न कोस्ट पर है। 13वां है पोर्ट ब्लेयर, जो कहां पर है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये थे हमारे प्रमुख बंदरगाहों के रूप में। अब हमारा अगला बात हम करते हैं वो है आपका संचार। संचार में बात करते हैं कि भाई संचार है वो क्या है, या संचार सेवाएं हैं।
संचार सेवाएं। देखिए संचार क्या है, अपनी बात को है दूसरे के सामने आपका शब्दों में अर्थात आपके वर्ड में रखा जाए, इंडिकेशन अर्थात संकेत में रखा जाए, तथ्यों के, आंकड़ों अर्थात जब एक के द्वारा दूसरे को अपनी बात को शब्दों, आंकड़ों, आपके संकेत और शब्दों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना ही क्या है, संचार है। जो जितना अधिक कम्युनिकेशन स्किल जिसमें अच्छा होगा वो उतना ही अधिक सक्सेसफुल होता है। जैसे मोदी जी अपनी बात को है इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हर लोग हैं उनकी तरफ खींचते हैं, वो सब क्या है, संचार है। अब दूसरी चीज़ है, पहले संचार है व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता था, उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई, उससे पहले हम बात करते हैं पशुओं के माध्यम से किया जाने लगा, फिर ढोल बजा के किए जाने लगा जैसे कि आपने देखा होगा युद्धों के समय, फिर पशु पक्षियों के द्वारा जैसे आपने पद्मिनी मूवी देखी होगी या आपने बाहुबली 2 देखी होगी, उसमें आपका एक पक्षी आता है और उसके कंधे पा करके उसको कोई मैसेज देता है, तो पक्षियों के माध्यम से किया जाता है। फिर डिवाइस अर्थात हमारा ओजोन स्फीयर के माध्यम से है आपका किया जाता है, आयनोस्फीयर के माध्यम से, ओजोन मंडल के माध्यम से किया जाता था, और आज के समय है सैटेलाइट के माध्यम से। तो संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे उसमें पोस्ट ऑफिस, डाकघर, भारत में 1,55,000 आपके डाकघर हैं जो आपके पोस्ट कार्ड के माध्यम से है, अर्थात आपके लेटर जो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से है, आपके साधारण डाक के माध्यम से अपनी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें बहुत सारे बने हुए हैं, ग्रीन बी, आपका ग्रीन बॉक्स है, सिग्नल, इस तरह से आपके बने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पत्रिकाएं, वो भी एक संचार का माध्यम है, चाहे दैनिक सब आपका समाचार पत्र हो, आपका साप्ताहिक हो, मासिक हो, जिसमें हमारी बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिलीवर होती हैं, वो कैसी हैं, आपकी संचार का माध्यम है। नेक्स्ट है रेडियो, जो कि 1923 में शुरू हुआ, 1923 में इसकी अधिक 30 में है अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, और इसे 1936 में है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। अब मोदी जी के मन के कार्यक्रम के तहत रेडियो की तरफ लोगों का अधिक थोड़ा सा जहान गया है। नहीं, कुछ समय तक तो ये है आप रेडियो के माध्यम से संचार एक तरह से हम के लोगों की पहुंच से बाहर हो गया था, लेकिन अब है रेडियो भी, टीवी प्रमुख संचार का माध्यम है। आप देखते होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, अपने प्रोडक्ट का है, किसी के प्रोडक्ट का है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और आपकी दिमाग में वो बहुत जल्दी से है वो आपके इंटर कर जाता है। किस तरह से आपको कोई चीज़ बता दिया जाए कि इसको लेने से आपको या इसके लगाने से बहुत सारा है गोरे हो जाते हैं, तो आप लोग बहुत सारे उसी को यूज करने लग जाते हैं। टूथपेस्ट की बात करें तो ये सब क्या है, आपके संचार के माध्यम है। आपकी भारत में सबसे ज़्यादा मूवियाँ बनती हैं, आपके चलचित्र, वो भी एक संचार का माध्यम है। आप देखते होंगे उसमें मूवी दिखाने से पहले है आपको धूम्रपान ना करने का है एक विज्ञापन है वो आपका जारी किया जाता है। तो ये सारा है क्या है, आपका संचार है, और बगैर संचार के द्वारा है व्यापार है वो आपका संभव नहीं है। तो अगला चीज आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि पहली चीज है व्यापार। व्यापार होता है वस्तुओं और सेवाओं का एक से दूसरे को
आदान प्रदान ही क्या है आपका व्यापार है, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का एक से दूसरे को आदान प्रदान ही वो व्यापार कहलाता है। पहले व्यापार है वस्तु विनिमय के रूप में किया जाता अर्थात बार्टर सिस्टम के रूप में किया जाता था। वर्तमान में है मॉनेटरी अर्थात मनी, पैसों के माध्यम से लेन देन आपका किया जाता है। पहली चीज देखिए राष्ट्रीय देश की सीमाओं, अगर भारत में मान लीजिए उत्तराखंड से व्यापार उत्तर प्रदेश में हो रहा है या उत्तराखंड से आपका मान लीजिए राजस्थान से व्यापार होता है, वो कैसा है राष्ट्रीय व्यापार है या हम उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कह देते हैं। लेकिन यदि यही व्यापार है भारत से, यदि आपका श्रीलंका के साथ व्यापार होता है या आपका भारत के साथ नेपाल का व्यापार होता है किसी कंट्री के साथ, अर्थात दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक होता है निर्यात एक्सपोर्ट, एक होता है आयात इंपोर्ट। यदि निर्यात का मूल्य आयात का मूल्य बराबर है, निर्यात और आयात का मूल्य बराबर है, इसे कहते हैं हम व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं आपका व्यापार संतुलन। और यदि निर्यात का मूल्य अधिक आयात का मूल्य कम हो तो उसे कहेंगे हम अनुकूल फेवरेबल ट्रेड्स बैलेंस अर्थात अनुकूल व्यापार संतुलन। और यदि आयात का मूल्य अधिक हो अर्थात आपका एक्सपोर्ट अधिक हो इंपोर्ट कम हो तो ये क्या होगा फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। और यदि आपका इंपोर्ट अधिक है एक्सपोर्ट कम है तो इसे कहेंगे आपका प्रतिकूल व्यापार संतुलन अर्थात इनवर्स ट्रेड बैलेंस है। ये था। अब भारत का व्यापार है हमेशा ही व्यापार घाटा अधिक होता है अर्थात प्रतिकूल व्यापार, हमारा आयात का मूल्य अधिक होता है निर्यात का मूल्य कम होता है। और ये हमारा घाटा है चाइना के साथ है वो सबसे अधिक होता है। हम शुरुआत में है प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते थे और विनिर्मित वस्तुओं का आयात करते थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का आयात करते हैं। वर्तमान में हम बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करते हैं और हम जो हीरे जवाहरात सोने चांदी है वो उसका आयात करते हैं। लेकिन निर्मित माल जैसे पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद हैं उनका एक्सपोर्ट सबसे अधिक करते हैं। उसके बाद में है जो पुनर्निर्मित हमारा हीरे जवाहरात है उनका हम निर्यात अधिक करते हैं। अर्थात व्यापार की स्थिति है वो हमारी क्या हुई है परिवर्तित हुई है। तो व्यापार का है जैसे जैसे समय निकलता है उसका स्वरूप है वो आपका बदलता जाता है। इस तरह से आपका अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है टूरिस्ट पर्यटन और व्यापार। पर्यटन टूरिस्ट देखिए पर्यटन व्यवसाय में है भारत में 1.5 करोड़ लोग अर्थात आपको इसको कह सकते हैं 150 लाख या आपका 15 मिलियन लोग हैं वो पीपल हैं इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ आती है ये व्यापार का स्वरूप है अर्थात पर्यटन का बहुत सारे स्वरूप हैं। जैसे भारत में बहुत सारे तो मेडिकल टूरिज्म के रूप में आते हैं, चिकित्सा पर्यटन के रूप में आते हैं। आप सोचेंगे कि भारत से तो बहुत सारे लोग हैं विदेशों में आपके मेडिकल सुविधा के लिए जाते हैं, लेकिन आप देखिए भारत में अमेरिका से 2005 में ही 50,000 लोग
अर्थात अमेरिका से हर वर्ष है भारत में 1 से 2 लाख लोग हैं मेडिकल सुविधा के लिए भारत में आते हैं। कारण क्या है कि भारत में चिकित्सा सुविधाएं अन्य देशों से आपकी 30% अर्थात 30% ही का आपकी पड़ती हैं, अर्थात हम कहें 70% उनकी तुलना में सस्ती है। दूसरी चीज़ है भारत में एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, उनके माध्यम से ही चिकित्सा है वो आपका उपचार किया जाता है। उसके साथ से कुछ आपके पर्यटन है व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में आते हैं, आपका केपीओ बीपीओ के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से है आपका यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय है वो आपका पनपता है। पर्यटन व्यवसाय है भारत में 2 तरह से होता है, एक देश की सीमा के अंदर आने वाले और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति है वो किससे होती है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से होती है। अब दूसरी चीज़ है कि यह पर्यटन बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ लोग आएंगे तो आपका पता ही रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, अर्थात अकोमोडेशन की आवश्यकता होगी, अर्थात इससे होटल व्यवसाय को फायदा होगा। जब यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका घूमने जाएंगे तो उसको परिवहन की आवश्यकता होगी। जब यहाँ रहेंगे होटल में भी, और उसके बाद है कि बहुत सारी ईटिंग फूड अर्थात खाने, इनमें लगे हुए लोगों के लिए रोजगार की प्राप्ति क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट है संस्कृति का प्रसार। जब यहाँ आते हैं तो भारतीय संस्कृति का प्रसार है दूसरे देशों में भी आपका करते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं हमारे पर्यटन व्यवसाय से। दूसरी चीज़ है बहुत सारे लोगों को रोजगार है प्राप्त होता है, चाहे वो आपके परिवहन क्षेत्र में हो, आपका होटल खाना बनाने के क्षेत्र में हो, उसके साथ साथ है रहने के अकोमोडेशन के क्षेत्र में हो। और उसमें आप देखेंगे होटल में भी है आपके जो आप कहीं पर है जो घरों में रोकने की प्रथा भी है, तो आपका उनको भी रोजगार की प्राप्ति है इससे होती है। कुछ लोग गाइड के रूप में जब ये आते हैं तो इनका मार्गदर्शन करते हैं, तो गाइड। और नेक्स्ट है जब ये लोग जाते हैं तो आपका कोई भी विरासत के स्थल में है तो वहां पर इनसे टैक्स की प्राप्ति होती है, अर्थात कर प्राप्ति। और जब इनसे मुद्रा की प्राप्ति होगी तो बताइए विदेशी मुद्रा आएगी आपकी, तो उनकी विदेशी मुद्रा एक देश में प्राप्ति हो तो भारतीय मुद्रा की जो वैल्यू है, भारतीय मुद्रा का मूल्य है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। ये सारे फायदे हैं हमारे पर्यटन के रूप में। ये था आपका पूरा टॉपिक। इसी के साथ ही क्लास 10th का हमारा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको? इसके बाद हम आपके मैप की सीरीज में बात करेंगे और आपके क्वेश्चनों पर बात करेंगे। आपको कैसा लगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।